गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि हिंदू लॉ, हिंदू जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हिंदू लॉ कैसे ओरिजिनेट हुआ, वैसे ही आज हम लोग जो कंटेंट है, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं कि व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। मतलब हमारा जो हिंदू लॉ है वो उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से आया है, कैसे लेजिस्लेशन का फॉर्म लिया उसने। ठीक है, तो क्या क्या कंटेंट करने वाले हैं आज हम अपने लेक्चर में। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो जो हिंदू लॉ का सोर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, मतलब पुराने टाइम से अप्रोक्स 5000 ईयर्स से क्या हो रहा है कि जो हमारा हिंदू लॉ है वो चलता हुआ आ रहा है। तो उसमें क्या क्या, मतलब कौन कौन से कस्टम्स, ट्रेडिशंस, क्या क्या, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ हिंदू लॉ, उसके बारे में बात है। तो एंशिएंट सोर्सेस में कौन कौन से आ जाएंगे, ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएंगे। ये किसके पार्ट हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है श्रुति के अंदर आ जाते हैं। क्या, श्रुति। तो जो मेन एंशिएंट सोर्सेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो श्रुति होता है, स्मृति होता है, फिर कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर कस्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के अंडर आ जाता है। उसके बाद में क्या है, मॉडर्न सोर्सेस में कौन कौन आता है। तो मॉडर्न सोर्सेस में आ जाता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल लेजिस्लेशंस, और उसके बाद में लेजिस्लेशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में। तो हम लोग ये जितना भी है कंटेंट हम लोग अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट सोर्सेस और मॉडर्न सोर्सेस, ये दो तरह के सोर्सेस होते हैं हिंदू लॉ के, कि जो हिंदू लॉ है हमारा कैसे बना है, कैसे आया है, कैसे इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम, और कैसे उसने लेजिस्लेशन का रूप लिया है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अपने को पता ही है कि हिंदू लॉ क्या है, एक तरह का पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, उस चीज को फॉलो करता है। मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों पर ही हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का रिलीजन बेस्ड लॉ है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, अगर हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो हमारे कौन कौन से सोर्सेस है हिंदू लॉ के, देखा जाए तो मेनली टू ही है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न में जो हमारा सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ है वो डिवाइड है। ठीक है, तो एंशिएंट सोर्सेस क्या, मतलब जो पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है, पुराने टाइम से जो सोर्सेस हैं, पुराने टाइम का जो सोर्स है वो एंशिएंट सोर्सेस में आ जाते हैं। और जो मॉडर्न सोर्सेस हैं वो अभी के जैसे कौन कौन से, अगर लेजिस्लेशन हो गया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हो गए, मतलब जुडिशियल डिसीजंस बोल सकते हैं उनको, तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये सब क्या है, ये है मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो अगर सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में देखें तो एंशिएंट और मॉडर्न में ये दोनों डिवाइड है। तो कौन कौन सा आ जाता है, एंशिएंट में कौन कौन सा आ जाता है, श्रुति, स्मृति, उसके बाद में आता है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, एंड लास्ट वन जो आता है वो आ जाता है हमारा कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स मतलब प्रथा, रूढ़िवाद, जो हमारी प्रथा जो चलती आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम्स बोलते हैं। फिर वैसे श्रुति हो गया, जो सुन के टू बी हियर वाली चीजें हो जाती है तो वो श्रुतिज में आ जाता है। स्मृतिज जो भी रिमेम्बर रह गए वो वाली चीजें आ जाती है। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या, एक निबंध जैसा वैसा आ जाता है। क्या मतलब स्मृति से कौन आया, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आया। फिर उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस हो गए और लेजिस्लेशंस हो गए। तो ये सब चीजें क्या है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस हो गए। ये क्या है, सारा ये क्या है, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ है। मतलब हिंदू लॉ के कौन कौन से सोर्सेस हो गए, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया। एंशिएंट में श्रुतिज, स्मृतिज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद में कस्टम्स हो गए हमारे। और अगर मॉडर्न सोर्सेस में देखा जाए तो कौन सा हो गया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस बोल सकते हैं, लेजिस्लेशन बोल सकते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस। ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में। तो हम लोग जो ब्रॉडली इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्या है, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है।
ठीक है, तो आप हिंदू लॉ में कौन कौन से हैं? एक तो एंशिएंट सोर्सेस, मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट में अगर हम लोग प्राइमरी सोर्स देखें तो श्रुति हो जाता है, स्मृति हो जाता है, और हमारे क्या हो जाते हैं? कस्टम्स हो जाते हैं, कस्टम्स। और इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो कौन बनता है? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ठीक, उसके बाद मॉडर्न सोर्सेज आ जाते हैं। तो एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में सबसे पहले कौन है? श्रुति है। श्रुति क्या है? श्रुति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग विच कैन बी हियर्ड, मतलब जो सुना जा सकता है या सुनने योग्य, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। जो हमारा श्रुति है वो किससे बना हुआ है? तो 6 वेदांग्स, उपनिषद और हमारे जो 4 वेदास हैं, इन सब चीजों से मिलकर कौन बना है? श्रुति बना है। 4 वेदास कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चीजें क्या है? मेन बेस है किसका? श्रुति का। श्रुति जो बना है वो इन्हीं सब चीजों से बना है। किससे? उपनिषद से, 6 जो हमारे वेदांगास हैं उनसे, और जो हमारे 4 वेदास हैं उनसे। इन सब चीजों से मिलके बना है हमारा श्रुति। तो श्रुति किन सब चीजों से मिलके बना है? एक तो वेदास, उपनिषद और वेदांगास। तो हमारे कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कौन कौन क्या चीजें हैं? ऋग्वेद को माना जाता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट है, मतलब चारों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद आ जाता है जिसमें यज्ञों के बारे में दिया हुआ है। सामवेद में जो हमारे म्यूजिकल नोट्स हैं, प्रेयर्स, उनके बारे में बात की गई है। और अथर्ववेद में जो भी जादू, टोना टोटका, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। श्रुति को बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। मतलब जो 4 हैं इसमें, श्रुति, स्मृति, कस्टम्स और डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, उस चारों में से सबसे जो पुराना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाए तो वो कौन है? श्रुति है। श्रुति के बाद आ जाता है स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू रिमेंबर। बोला जाता है कि या माना जाता है कि जो स्मृति है वो क्या है? एक तरह के गॉड्स के वर्ड्स हैं जो कि किसको बोले गए थे? सेजेस, जो हमारे साधु थे उनको बोले गए थे। और साधु ने क्या हुआ? लोगों तक पहुंचाने तक क्या हुआ? उनको जितना रिकॉल हुआ, जितनी चीजें याद आई, वो उन्होंने वहां तक लोगों तक पहुंचाए। तो ये क्या है? विच मीन्स सेजेस रिकॉल्ड एंड रोट इन देयर ऑन वर्ड्स, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, रिमेंबर किया और फिर लोगों तक पहुंचाया। तो वो क्या हो जाता है? स्मृति हो जाता है। अगर 2 इंपॉर्टेंट स्मृति देखे जाएं तो हमारे यहाँ पे जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति है वो क्या है? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ये क्या है? 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं। ठीक, फिर हमारा आता है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। तो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या होता है? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में आफ्टर श्रुतिस कैम द एरा ऑफ कमेंटेटर्स एंड डाइजेस्ट, मतलब जो लेखक थे हमारे। कमेंट्रीज मतलब टीका और भाष्य बोलते हैं, एंड डाइजेस्ट मतलब निबंध। कवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1000 years फ्रॉम 7th century to 1800s AD. In the first part of period, most of the commentaries were written on the Smritis as it contains laws. तो क्या हुआ? स्मृतिज या वहां से क्या हुआ? कमेंटेटर्स और डाइजेस्ट ने उन लोगों को के बारे में जो लॉ था उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद बट द प्रॉब्लम इज द स्मृतिज हैव कॉन्फ्लिक्टिंग, जो स्मृतिज थी उनमें क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्टिंग टेक्स्ट था। मतलब जैसे मनुस्मृति में क्या बोला गया? मनुस्मृति ने जो शूद्र हैं और जो विमेन्स हैं उनको कोई राइट्स ही नहीं दिए, जहां पे वहीं पे अगर यज्ञवल्क्य स्मृति में देखा जाए और नारद स्मृति में देखा जाए तो उन्होंने क्या किया? जो राइट्स है वो प्रोवाइड किए इन दोनों लोगों को भी। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्या किया? अपनी बुक्स में लिखा। सो इन द लेटर पीरियड, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। उन्होंने क्या किया? मनुस्मृति ने क्या किया? राइट्स ही नहीं दिए विमेन को और शूद्र को कोई राइट नहीं दिया। वहीं पे नारद स्मृति और यज्ञवल्क्य ने क्या बोला कि सक्सेशन में भी, मेंटेनेंस, मतलब हर चीज में क्या होना? लड़की के भी राइट्स होने चाहिए। तो इन सब चीजों में क्या हुआ? एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आने लग गया। तो उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हैज बीन पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट कमेंट्रीज दैट वर रिटन बाय, मतलब स्कूल्स क्या है? एक तरह का थॉट्स है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जैसे जैसे मनुस्मृति थी, फिर यज्ञवल्क्य स्मृति थी, नारद स्मृति थी, मतलब डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट थॉट्स को उन्होंने फॉलो किया। तो उसी के व्हाट आर द कस्टम्स? कस्टम्स क्या है? कस्टम्स एक तरह से क्या है?
बहुत ज़्यादा साल से जो चलता आ रहा है और हम लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज्ड किया, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए, क्या है, सही हो। उससे किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए या किसी को उससे हरासमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, कस्टम्स होते हैं। तो कस्टम्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, बहुत टाइम से चलते आने चाहिए और क्या होना चाहिए, मैनर में वो सही होने चाहिए, उनसे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, एक तरह का ये क्या है, प्रैक्टिस यूसेज है जो कि बहुत साल से चलता आ रहा है और लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो क्या माना जाता है, कस्टम्स। कस्टम्स की बात करें तो मेनली जो कस्टम्स हैं वो 4 तरह के होते हैं, लोकल कस्टम्स, फैमिली कस्टम्स, टेस्ट एंड कम्युनिटी कस्टम्स और गिल्ड कस्टम्स। तो इसमें क्या होता है, लोकल कस्टम्स में एक लोकल रीजन है जहां पे कुछ चीज फॉलो करती हुई आ रही है लॉन्ग टाइम से, तो वो क्या हो जाता है, लोकल कस्टम्स हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, हैज बीन ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब एक रीजन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पे एक पर्टिकुलर कस्टम जो है वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो क्या है, लोकल कस्टम्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद फैमिली कस्टम्स में मतलब कोई फैमिली जो है लॉन्ग टाइम से कुछ चीज फॉलो करती आ रही है, कोई कस्टम, कोई रीति, कोई रिवाज, कोई प्रथा, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, फैमिली कस्टम से। मतलब इसमें एक केस है, सुरेंद्रनाथ वर्सेस हीरामणि एंड बिकल वर्सेस मंजूरा, दैट फैमिली प्रैक्टिसेस हैव लॉन्ग रिकॉग्नाइज एज हिंदू लॉ। मतलब कोई भी फैमिली जो है अगर कोई लॉन्ग टाइम से कोई प्रैक्टिस को फॉलो करती आ रही है तो वो क्या हो जाता है, फैमिली कस्टम्स हो जाते हैं। उसके बाद कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम, मतलब कोई कास्ट है या कोई कम्युनिटी है जो कि किसी कस्टम को, कोई प्रैक्टिस को फॉलो करती हुई आ रही है लॉन्ग टाइम से, तो वो कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम्स में आ जाएगा। और गिल्ड कस्टम्स क्या होता है, कोई ट्रेडर या मतलब दीज आर द कस्टम दैट ट्रेडर्स अडियर टू। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्सेस में कौन कौन से है, इक्विटी, फेयरनेस, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन। तो ये क्या है, मॉडर्न सोर्सेस है। तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, समटाइम्स हम देखते हैं कि कोर्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाती है, कुछ ऐसा केस आ जाता है जहां पे अगर हम लोग जो भी हमारे पास में लॉ है, सेट ऑफ रूल है, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो हम जो है वो केस है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे, उस सर्कमस्टांस में क्या होता है कि जो भी कोर्ट है, जो भी मजिस्ट्रेट है, जो भी हमारे जज हैं, वो क्या करते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस को देखते हुए, मतलब न्याय और इक्विटी, इसको देखते हुए क्या करते हैं, वो न्याय करते हैं अपने बिहाफ पर, ताकि उसमें ना किसी को बुरा ना, किसी का बुरा ना हो और इक्विटी रहे। ठीक है, इक्विटी मतलब क्या होता है कि जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसको वो चीज प्रोवाइड की जाए, तो उस हिसाब से क्या हो कि इक्विटी रहे। वैसे ही गुड कंसेंस मतलब अच्छा देखते हुए बोनाफाइड वे में क्या करे, वो उस चीज का, केस को रिजॉल्व करे, उसका रिजल्ट या जजमेंट पास करे। तो ये क्या हो जाता है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। प्रेसिडेंट्स क्या होता है कि जो भी स्टार्टिंग में या जो भी अगर एंशिएंट, जब से जो हमारा कोर्ट है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब से ये स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट्स हुए, प्रेसिडेंट मतलब जो भी हमारे जजमेंट्स आए, जो भी कोर्ट के जजमेंट्स थे, उसका यूज करके जो भी वैसे ही केसेस आए हैं तो उसी के बिहाफ पर उसको उसका जजमेंट दे देना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स क्या है, प्रीवियस जो कोर्ट के जजमेंट्स थे, अगर वैसा ही सेम केस फिर से आ जाता है तो उसमें इसी का यूज करके जजमेंट देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट्स भी एक तरह का क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है। मतलब अभी भी सेम वैसा ही केस आए अगर, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट का यूज करके हम उसका जजमेंट दे देंगे, वैसा सेम टू सेम वैसा ही क्या होगा, जजमेंट इसका भी हो जाएगा। तो दो क्या है, द पिरामिड ऑफ कोर्ट्स वर डेवलप्ड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो ब्रिटिश कंट्रोल में ही क्या हुआ, जो पिरामिड ऑफ कोर्ट्स है वो डेवलप हुआ। द थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट वाज फॉर्म बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ द ट्रीटिंग सिमिलर केसेस सिमिलरली। मतलब जैसे केसेस आएंगे, अगर सिमिलर केसेस हैं तो उनको सिमिलरली सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, टाइम की बचत होगी। सेम ही, अगर सेम ही चीज है, सेम ही सर्कमस्टांसेस है, तो उसमें उतना ही टाइम लगाने से अच्छा है कि प्रेसिडेंट का यूज करके उस केस को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। उसके बाद में आ जाता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, लेजिस्लेशन जो है वो एक तरह का कोडिफाइड लॉज ऑफ पार्लियामेंट है।
क्या है, विच प्लेज एन इसेंशियल रोल इन फॉर्मिंग हिंदू लॉ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी। जैसे अगर देखा जाए तो अभी कौन कौन सा आ गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया है, सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गए। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है किसके, लेजिस्लेशंस के, जो कि क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टाइम को देखते हुए, मॉडर्न सोसाइटी को देखते हुए, उसके चेंजेस को देखते हुए। तो क्या है, लेजिस्लेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। तो इसके साथ हम लोग आज का लेक्चर हमारा क्लोज करते हैं और ऐसे ही बने रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्कूल्स क्या है हिंदू लॉ के। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।